हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। हम पढ़ रहे हैं सेबी ग्रेड ए पेपर 2 का जनरल स्ट्रीम के सब्जेक्ट। हम आज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी सबकी कॉस्टिंग और लॉ की वीडियो चल रही है साथ साथ, आप देखिएगा। कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे मेल करिए, मेरी मेल आईडी है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं, इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 को हमने लास्ट क्लास में देखा। हमने बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के अंदर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को हमने समझा, नॉन करंट है करंट है, जो भी हमने वो चीज़ समझ ली। हाँ सर, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा ये आपका कोर्स है, जो आपका सेबी के अंदर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का कोर्स है वो ये है। हाँ सर ठीक है। ये सी पार्ट के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कल कर चुके हैं। ठीक है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना, उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करना हम आपसे सीखा। हम और सीखेंगे इसको रेशियो एनालिसिस के अंदर, फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो रेशियो एनालिसिस हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट समझेंगे। ओके सर। जो रेशियो एनालिसिस की क्लास होगी उससे हम फंड फ्लो को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं? बेटा कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो क्या है मतलब हम सिर्फ कैश को देख रहे हैं, आ रहा है या जा रहा है। मेन मतलब यही है। अगर आपको इतना समझ में आता है ना कि कैश कब आ रहा है और कब कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कंपनी में कब कैश आ रहा है, कब कैश बाहर जा रहा है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ सर। सर इतना इजी नहीं जितना आप बोल रहे हो, हमने तो बहुत डिफिकल्ट सुना है। हाँ, थोड़े बहुत बातें हैं, हम वो भी पढ़ते हैं। इस क्लास के बाद आप कैश फ्लो के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हमें बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। देखो मेन स्तंभ, मेन पॉइंट्स क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो यही है। कैश फ्लो एक्टिविटी, या तो इनफ्लो इनफ्लो ऑफ एक्टिविटीज है, कैश इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। इनफ्लो, कैश आ जाओ, मैंने सामान बेचा, कैश आ जाओ, मैंने एसेट्स बेच दी, आ जाओ, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, पैसा आ जाओ, ये इनफ्लो होता है। मेरे पास कैश आ रहा है। कैश आउटफ्लो कब होगा? बेटा जब मैं अपना रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, जो सामान मेरे को बेचना है उसको बनाना तो पड़ेगा ना। या ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कोई सामान परचेज करूंगा, उसके लिए कैश आउटफ्लो होगा। उसके लिए कैश आउटफ्लो होगा। मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने बिल्डिंग के अंदर रिपेयर्स करवाए, मैंने उसके अंदर कैश बाहर जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। हाँ सर, ये तो बहुत छोटी सी आते हैं, समझ में आती है। ठीक है बेटा, अब जो फाइनेंशियल अभी जो उन्होंने कैश फ्लो को, जो हमारे बनाने वाले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले स्कॉलर्स, ये वो उन्होंने बताया कि हम कैश के फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। काफी लोगों को पता है, मैं ये फ्लो उन्होंने बता दिया भाई, 3 फ्लो है कैश की। क्या सर? ऑपरेटिंग, या तो आपने कोई ऑपरेशन, आपने बिजनेस किया, उसमें कैश का फ्लो। आपने ऑपरेशंस किया, उसमें कैश का फ्लो। ऑपरेशन किया, बेटा मेरा काम है जूते खरीदना बेचना, शूज, ट्रेडिंग ऑफ शूज, मेरा काम ये है। तो मेरे शूज को खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। खरीदूंगा तो पैसे बाहर जाएंगे, और शूज को मैं सेल करूंगा तो मेरे को पैसे इनफ्लो होगा। हाँ सर, ये मेरा ऑपरेशन है, हमें समझ में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? बेटा मैंने पैसे को, है ना, मेरे पास कैश काफी ज्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने उस कैश को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, मैंने अपनी सब्सिडरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैं जहाँ पे भी पैसा, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ ना, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। हाँ सर, हमें समझ में आती है। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे को अर्निंग हो रही है। बेटा वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि मेरा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? मेरा ऑपरेशन नहीं है। ये जो मैंने पैसा अगर कहीं म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने मेरे को कुछ, उन्होंने मेरे को अपने डिविडेंड्स दिए, जो म्यूचुअल फंड वालों ने मेरे को कुछ पैसा दिया, तो मेरा वो ऑपरेशन है? नहीं नहीं नहीं, आपका ऑपरेशन तो जूते बेचना है सर, आपका ऑपरेशन नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इनकम है। हाँ ओके बेटा, आपने सही बोला, मैं समझ गया। हाँ आगे सर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? बेटा आप जब बिजनेस कर रहे हो ना, आपको पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस आप कहाँ से लेते हो? शेयर होल्डर से आपने पैसा मांगा है। शेयर होल्डर से हम पैसा मांगेंगे तो फाइनेंस ही तो कर रहे हैं हम अपने काम को। हमने शेयर होल्डर से पैसा मांगा, हमें जूते खरीदने हैं, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, हमें उसको बेचना है। फाइनेंस, या तो हम बैंक से मांगेंगे, बहुत सारी जगह हम डिवेंचर होल्डर से भी मांग सकते हैं पैसा, हम प्रेफरेंस शेयर वालों से भी पैसा मांग सकते हैं। हाँ सर, हम ये फाइनेंस वाला पैसा बाहर से लेकर आ रहे हैं। इस फाइनेंस पे, ये फाइनेंस जो मैंने रेज किया, ये जो शेयर्स मैंने रेज किए, ये जो मैंने डिबेंचर रेज किए, मैंने इनको इंटरेस्ट दूंगा ना। मैं डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दूंगा, मैं बैंक वालों को इंटरेस्ट दूंगा। ये बैंक वालों को जो मैं इंटरेस्ट दूंगा,
ये डिबेंचर वालों को जो मैं इंटरेस्ट दूंगा, ये प्रेफरेंस वालों को जो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, ये इक्विटी वालों को जो मैं इक्विटी डिविडेंड दूंगा, ये मेरे कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए सर? ये आपका ऑपरेशन भी नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आपने जो फाइनेंस कर आपने लोगों का जो पैसा लिया, आप उनको इंटरेस्ट डिविडेंड और सारी चीजें दे रहे हो, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है आपकी। आपने पैसा फाइनेंस पे लिया, आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो। हाँ सर, ये मेरी फाइनेंस एक्टिविटी है। बेटा आपको समझ में आता? इससे बाहर कैश फ्लो में कुछ है नहीं। उनको अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट थम्स अप है। हाँ, अब इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा है ये कौन सी एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। हम ये इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए बैठे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, एकदम ही सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखते ही बता दोगे कि हाँ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंस शेयर कैपिटल रेज हुई सर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हमने म्यूचुअल फंड खरीदे, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आपने अपने स्टॉक को बेच दिया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बेटा इजी क्वेश्चन आएंगे, थम्स अप। ऐसा भी हो सकता है इजी क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे ऐसे टिक्का मार दोगे, सेबी वाला वेरी गुड, आप ऐसे तुक्का मार दोगे। ओके, हम बट सर कैश फ्लो को समझना चाहते हैं। हम जब सेबी में ऑफिसर बन जाएंगे ना, हम जब किसी की बैलेंस शीट हमारे पास आए, मैं ऑफिसर बन के अगर बैलेंस शीट देख लूँ, तो मैं कैश को समझ सकूं कि कैश फ्लो, मैं कैश फ्लो में देख के ऐसे ब्लैंक ना हो जाऊं, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ सकूं कि कंपनी कैश कहाँ से लेकर आ रही है, इसको कौन पैसा दे रहा है, इसका ऑपरेशन से पैसा कमा रहा है या ये इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहा है, या ये फाइनेंस पैसा है नहीं, कमा नहीं पा रहा, ऑपरेशन से भी नहीं कमा रहा, इन्वेस्टमेंट से भी नहीं कमा रहा, ये फाइनेंस करे जा रहा है, ये बाहर से पैसा लेकर लोगों की सैलरी बांट रहा है। ऐसा कौन करता है बेटा? ऐसा स्टार्टअप करते हैं। बेटा उनके स्टार्टिंग के अंदर उनको प्रॉफिट्स नहीं होते, उनका जो स्टार्टअप ग्रो कर रहा है ना, धीरे 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 बेटा जो पेट बढ़े जा रहा है, इतने सारे एम्प्लॉयज रखे जा रहे हैं, ओयो इतने सारे एम्प्लॉयज रखे जा रहे हैं, इतना हम अर्न नहीं कर पा रहे जितना हम वो खर्चा कर रहे हैं। वो खर्चा कहाँ से करते हैं बेटा? वो फाइनेंस फाइनेंस मेरे पास वेंचर कैपिटलिस्ट आए जा रहे हैं, जब मैं फाइनेंस करे, अरे मेरे को फाइनेंस दिए जा रहे हैं, मैं उनको शेयर कैपिटल दे रहा हूँ, आप मेरे को लोन दे दो, मेरे को सैलरी देनी है। बेटा समझ में आती है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, सर हमें तीनों चीजें समझ में आती है, हमें इसका डीप नॉलेज चाहिए। ओके, आज हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। ऑपरेशन के बारे में हम इन दोनों के बाद पढ़ेंगे। हाँ सर, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेटा, आप पैसा बाहर इन्वेस्ट करने जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट के तरीके म्यूचुअल फंड, ठीक है सर, गोल्ड, ठीक है सर, आप अपनी सब्सिडरी के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एसोसिएट कंपनी के अंदर, आप जॉइंट वेंचर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने कोई एक अलग वेंचर बनाया जिसमें 5-6 कंपनी मिलके काम कर रही है, हाँ हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जब जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा हम उधर से पैसा ले आएंगे, हमने जो इन्वेस्ट किया उससे हमने इन्वेस्टमेंट से अर्निंग करी। ओके सर, अभी हम इन्वेस्टमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं। These activities are related to acquisition and disposal of long-term assets, non-current assets, investment, which result in outflow of cash. हाँ बेटे, हमने एक्विजिशन किया या डिस्पोजल किया, एक्विजिशन हमने खरीद इन्वेस्टमेंट ली या हमने डिस्पोज ऑफ की, नॉन करंट एसेट्स जो करंट नेचर की नहीं, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, शॉर्ट टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट भी होती हैं जो हमारी करंट में आ जाती है, ठीक है, बट जनरली जो इन्वेस्टमेंट है जैसे सब्सिडरी, एसोसिएट, इनमें लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल से ऊपर। हाँ ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर मैं एक्वायर कर रहा हूँ तो मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश है, मैं कोई अगर इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ तो मेरा आउटफ्लो है, अगर मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ तो मेरा इनफ्लो ऑफ कैश है। आगे, डिस्पोजल ऑफ अफोसेड एसेट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। हाँ सर, ये आपने बता दिया। आगे, thus inflow and outflow related to acquisition and disposal of asset other than those relating to operating activity are shown under this category। बेटा अगर कोई एसेट को मैं एसेट खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमें कोई एसेट बताओ। बेटा मेरा काम, हम वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं शू ट्रेडिंग का, मल्टी ब्रांडेड, स्केचर्स, नाइक, न्यू बैलेंस, रीबॉक, प्यूमा, सबके सबके जूते मैंने रखे हुए हैं, सबके शूज़ मेरे पास है, मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। अगर वो मैं शूज़ खरीद के लेके आता हूँ, वो शू मेरा इन्वेंट्री है। हाँ, अभी जब मेरा बिजनेस का
एंड हुआ, मैंने इस फाइनेंशियल ईयर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज किया, 31 मार्च 2020 को मैंने क्लोज कर दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। हाँ, मेरे पास 1 करोड़ के जूते, स्टॉक, शूज पड़ा हुआ है। हाँ, ये बेटे मेरा एसेट है, मेरे पास अभी बचा हुआ है, इसको आगे बेच के मैं कमाऊंगा ना, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है। अच्छा सर, हमने एग्जांपल मांगा, आपने दे दिया। हाँ, आगे बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, यही है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हाँ सर, हमें फाइनेंसिंग बताओ बेटा। कैश फ्लो, हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। फाइनेंसिंग, फाइनेंस पैसा रेज करना, उस पैसे को रेज किए हुए को या तो रिडीम करना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, डिबेंचर रिडीम होंगे, शेयर होल्डर के पैसे भी कभी हम रिडक्शन कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। हाँ, और इस पैसे पे कोई इंटरेस्ट देना हो, डिबेंचर को इंटरेस्ट देना हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड देने हो, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने हो, बैंक को इंटरेस्ट देना हो। हाँ सर, हमें फाइनेंस एक्टिविटी भी समझ में आती है, इसको हम बताओ। दी एक्टिविटी आर बेसिकली रिलेटेड टू चेंज इन कैपिटल। बेटा कैपिटल बढ़ रही है, शेयर कैपिटल आ रही है, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या है, कैपिटल आना या जाना, मैं रिडीम कर रहा हूँ या ले रहा हूँ। हाँ, एंड बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइज विच इफेक्ट फ्लो ऑफ कैश। ओके, या तो हम बोरिंग ले रहे हैं, कैश आ रहा है, हम बोरिंग को वापस कर रहे हैं बैंक को, हमें आपका लोन नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत कैश है, आप पैसा ले जाओ। आगे, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, ऊपर जो हमने कैपिटल ली थी, बोरिंग ली थी, उसके अंदर इनफ्लो ऑफ कैश था, हम रिडीम कर रहे हैं और बोरिंग को पेमेंट कर रहे तो आउटफ्लो। Thus, inflow and outflow related to amount of capital borrowing of the enterprise are shown under this head. हाँ सर, हमें ये भी समझ में आता है। ठीक है, अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑपरेशंस आपकी क्या है, आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप देखोगे आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सबसे पहले आपको उसको अंडरलाइन करना है कि हाँ, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे ट्रेडिंग ऑफ शूज, अभी हम इस एग्जाम्पल को चेंज करेंगे, हम अपना बिजनेस ही बदल देंगे, उसके बाद क्या चेंज आता है इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे। हाँ सर ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं आगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा इस कैश फ्लो को हमने जो कैश फ्लो निकालना है ना, कि कितना कैश आया कितना कैश गया, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है बेटा, डायरेक्ट मेथड में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या होगा, हमने शूज़ को बेचा, जितना पैसा आया वो लिख दो, हमने शूज़ को खरीदा इनपुट स्टॉक के लिए, उसका पैसा गया वो लिख दो, हमने ऑपरेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाले को सैलरी दी, सेल्समैन को सैलरी दी, वो हटा दो। हाँ, हमने कुछ जो शू के जो हमने कमीशन बांटे, शू बेचने के हमने कमीशन एजेंट रखे, हमने उसको लेस कर दिया, सीधा लेस कर दो। हमने जितना पेमेंट करी उतना हम लेस कर रहे हैं, हमने जितना कैश दिया, टोटल एक्सपेंस नो, जितना हमने कैश इस बार दिया। अगर मेरी सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी 3 लाख रुपीज़ थी, 3 लाख पर एनम, मैंने सेल्समैन रखा 3 लाख रुपए पर एनम पे। इस साल मैंने उसको 2,70,000, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हुए, मैंने उसको 2,70,000 दिए। 30,000 बचे थे ना बेटा, उसको अगले साल मैं 7 अप्रैल को दूंगा। मैंने 31 मार्च को अपनी बुक्स खत्म कर दी, क्लोज कर दी आज के दिन पे 31 मार्च को। मेरे को 30,000 रुपये उसको 7 अप्रैल को देने हैं, क्योंकि 7 तारीख को जनरली हमारी सैलरी बढ़ती है। हाँ, तो जो मेरा आउटफ्लो हुआ वो 3 लाख हुआ या 2,70,000 हुआ। सर आपका आउटफ्लो 2,70,000 हुआ, बट आपकी जो पीएनएल अकाउंट है उसके अंदर 3 लाख रुपए उसके एक्सपेंस लिखे होते हैं। हमें ये समझ में आता है, आपको समझ में आता है, वेरी गुड। बट जितना कैश आउटफ्लो हुआ डायरेक्ट मेथड के अंदर, जितना कैश आउटफ्लो हुआ, आंखें बंद और वो लिख दो, जितना कैश आउटफ्लो हुआ आंखें बंद और वो लिख दो। ओके, हमें कुछ नहीं लेना देना कि क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, क्या लिखा हुआ है पीएनएल के अंदर। जितना कैश हम दे रहे हैं हम वो यहाँ पे लिख देंगे, या जितना कैश हमें मिल रहा है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, डायरेक्ट मेथड का मतलब आपको समझ में आता है, कैश आना और कैश देना। कैश अदर इनकम में, अगर कैश कोई और इनकम होगी, हमें कमीशन मिल गई, हमने किसी के शूज, रीबॉक के स्टोर से हमने बिकवा दिए बड़े सारे शूज, रीबॉक ने कहा आप कमीशन ले लो, आप पार्टी लेकर आए। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारी इनकम होगी। ठीक है सर, डायरेक्ट मेथड। सर ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है बेटा, ये अभी जब क्या हुआ कि कुछ स्कॉलर्स वो चाहते थे, वो क्या चाहते हैं कि जो आप ऊपर कैश फ्लो के ऊपर आप दो स्टेटमेंट देते हो, कौन कौन सी, बैलेंस शीट
और उसके नीचे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्कॉलर्स बहुत दिमाग लगा के उन्होंने कहा कि आप ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है ना या लॉस आ रहा है, अभी हम प्रॉफिट की बात करते हैं, आपका इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा है ना, आप इस प्रॉफिट से आप ऑपरेशंस के कैश फ्लो पे जाओ। है, ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, इस प्रॉफिट से आप ऑपरेशंस के कैश फ्लो तक जाओ, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीज है। हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमने कितना इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखा रखा है, वो उसको कंपेयर करना चाहते थे। ये प्रॉफिट से आप प्लस माइनस कर करके जो आपके पास कैश कमाया अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, आप हमें वो निकाल के दिखाओ। आप लोगों को बताओ कि आपके पास कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट आपके इनकम स्टेटमेंट में है, और इस प्रॉफिट से आपका ऑपरेशन के थ्रू कैश फ्लो प्लस माइनस कर करके आप ऑपरेशन के कैश फ्लो पे आ जाओ। वाह, ये दिल को छू गई बात यार। ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना दिमाग वाला मेथड है, ये दिल को छू गया कि बात तो सही है बंदे की, जिसने भी मेथड बनाया वो दिल से मेथड बनाया। हाँ सर, ये हम सीखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड हम सीखेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम सीखेंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आती है? डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, समझ में आती है आपको? हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, आप बढ़ो। कैश फ्लो फॉर द ईयर, ये डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मेट है आपके पास। देखो बेटा, आपको कैश रिसीव हुआ, आपने सेल ऑफ गुड्स किया। हाँ सर, ये हम ऐड कर देंगे, ये प्लस वाला साइन है। हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, बेटा आपने माल बेचा, उधार पे बेचा आपने, डेटर से पैसा आ गया, ट्रेड रिसीवेबल ने पैसा दे दिया। आपने माल बेचा बट उसने पैसा नहीं दिया, वो यहाँ पर आएगा? नहीं 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 नहीं, जिसको आपने माल दिया उसने आपको पैसा दिया, जो पैसा आपको उसने दिया वही यहाँ पर आएगा। हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, हम कितना हमारा सेल्स हुई, कितनी हमारी परचेज हुई, हम उसकी बात नहीं कर रहे। कितना हमें सेल करने से पैसा आया और कितना परचेज में हमने पैसा दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इधर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड। हमने जो गुड्स बेचे ना, कैश जितना मिला वो लिख दो यहाँ पे। जिन जिनको हमने उधार पे बेचा उनसे कितना पैसा आ गया वो लिख दो यहाँ पे, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड, देखो ट्रेड कमीशन, हमने कमीशन की बात करी तो वो भी आ गया, ट्रेड का कमीशन रिसीव हुआ हमें। हाँ, कैश में ट्रेड कमीशन रिसीव हुआ, हमने लिख दिया। अब हम पेमेंट क्या क्या करेंगे? बेटा हमने कैश परचेज करे थे, नाइक, न्यू बैलेंस, नाइक, स्केचर से हमें कैश पे देते ही नहीं माल, मतलब हमें क्रेडिट देते ही नहीं, कहते कैश लेके आओ तो बात करना। मैंने उनको चेक काट के दिया, लो चेक लो और मेरे को इन्वेंट्री दो। हाँ, कैश परचेज आ गया इसके अंदर। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, बेटे कुछ लोकल ब्रांड्स है मेरे पास, सारे टाइप के शूज रखने पड़ते हैं ना, जो लोकल ब्रांड्स है ना, वो मेरे को क्रेडिट पीरियड देने को तैयार थे। मैंने कहा हाँ, तुम मेरे को क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, अच्छी बात है, तुम मेरे से 2 महीने बाद पैसा लोगे। मैंने उनसे जूते ले लिए, उनको पेमेंट नहीं करी 2 महीने तक, और मैंने बैलेंस शीट क्लोज कर दी। बेटा मैंने उनको कैश दिया नहीं, वो कैश यहाँ, वो वाली पेमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। ओके सर, जितना मैंने उनको पेमेंट किया, मैंने उनसे 30 लाख रुपीज़ के शूज़ क्रेडिट लिए 2 महीने के लिए। मैंने जब बैलेंस शीट क्लोज करी ना, मैंने इस 30 लाख रुपए में से मात्र ओनली 10 लाख रुपीज़ की पेमेंट करी थी। अब मैं यहाँ पे पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स क्या लिखूंगा? ओनली 10 लाख रुपीज़ की मैंने पेमेंट करी। ओके सर, आप बड़े निर्दयी हो, आपने पेमेंट नहीं करी। बेटा दिस इज मार्केट प्रैक्टिस, सबको क्रेडिट मिल रहा है, मैं क्यों ना लूँ? ओके, मेरा भी जब माल बिकेगा तभी मैं दूंगा ना, अपने घर से तो दूंगा नहीं। ओके, ट्रेड पेबल्स हमें समझ में आता है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस जो आपने खर्चा किया, आपने ऑफिस बॉय की सैलरी मार ली, आपने ऑफिस बॉय की सैलरी दी नहीं, फिर उसका खर्च यहाँ पे कैश में लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसको हम नहीं लिख रहे। ठीक है बेटा, इधर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नहीं है, इधर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है। इधर पे, जो हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, हमने प्रोविजन की बात नहीं कर रहे, प्रोविजन में तो टैक्स कैश गया ही नहीं ना, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ सर, हमने पढ़ लिया पेमेंट ऑफ इनकम। बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका कैश निकल के आ गया, ये सारी जब आपने प्लस माइनस कर लिया ना, आपका ऑपरेटिंग कैश निकल गया। सर हमें इंडायरेक्ट मेथड बताओ, हमें इंडायरेक्ट मेथड बताओ। चलो, हम इंडायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, इसका हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करेंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, वो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्लास के एंड में अगर आपको आगे बढ़ के देखना तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, हमें बस अभी इंडायरेक्ट मेथड का परफॉर्मा बताइए कि क्या परफॉर्मा है इंडायरेक्ट मेथड का। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमने आपको कहा था कि हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, हमने अपने प्रॉमिस पे कायम रहे और नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
इस साल का नेट प्रॉफिट जितना हो हमने लिख दिया। ओके, अब बेटे मेरी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पे नेट प्रॉफिट मैंने उठाया, मैंने वहाँ से नेट प्रॉफिट उठाया, उसके ऊपर कुछ ऐसे खर्चे थे जिसमें कैश गया ही नहीं, जिसमें कैश गया ही नहीं, मैं उसको वापस ऐड बैक कर दूँ? मैं उसको वापस, क्योंकि जब कैश गया, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करें, जो नेट प्रॉफिट आया ना वो कुछ नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आया। सर नॉन कैश एक्सपेंस बोले तो बेटा हमने कोई डेप्रिसिएशन लगा दी थी अपने एसेट्स के ऊपर और तब मेरा प्रॉफिट आया था। ये प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन लेस है, बट डेप्रिसिएशन में मेरा कैश गया नहीं। सर डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो, मैं करूँ? हाँ आप सही कह रहे हो, मैं कर देता हूँ। बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा आपको नॉन कैश समझ में आता है? नॉन कैश क्या है? नॉन कैश क्या है? जैसे डेप्रिसिएशन। हाँ सर हमें समझ में आता है कि नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। हाँ हमें ये भी हमने गुडविल को खत्म कर दिया थोड़ा सा, हमने उसको भी इसमें अगर होगा तो हम ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? बेटा जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, आपको याद है हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो सकते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोले तो कोई हमारा एसेट पे अगर लॉस हो गया, हमने एसेट को, अपने जो एसेट लिया था हमने उसको बेचा, उस पर हमें लॉस हो गया, ये मेरा ऑपरेशन है। फिक्स एसेट खरीदना बेचना मेरा ऑपरेशन है कि मेरा ऑपरेशन शू ट्रेडिंग है? सर आपका ऑपरेशन शू ट्रेडिंग है। ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को हम एड बैक कर देंगे। आप एड बैक क्यों कर रहे हो सर? बेटा ये लॉस यहाँ पर नहीं आएगा, ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, तभी हम इसको। बेटे इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इन्वेस्टमेंट वाली इनकम भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट वाले लॉसेस भी आ रहे हैं। फाइनेंसिंग, हमने कुछ फाइनेंस का इंटरेस्ट दिया, वो भी इसके अंदर आ रहा है, वो हम सारी चीजें इसमें एड बैक कर देंगे। और हम या तो वो इन्वेस्टमेंट नेचर के हम उसमें से माइनस कर देंगे, या तो फाइनेंसिंग नेचर के हम उसमें से माइनस कर देंगे। इसको हम आगे बढ़ते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट माई मेरा ऑपरेशन नहीं है एसेट खरीदना बेचना, इसको आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ले गए। ओके ओके सर हमें समझ में आता है, हमें समझ में आता है ये बात जो आपने बोल दी, हमने बात मान ली। प्रोविजन ऑफ टैक्स को भी हमने ऐड बैक कर दिया, प्रोविजन ऑफ टैक्स इसको भी हमने ऐड बैक कर दिया। अभी के लिए इसको मैं आपको समझाऊंगा। अभी प्रोविजन ऑफ टैक्स को भी हमने इस बात के लिए ऐड बैक कर दिया। ठीक है ठीक है, अब हम इसमें लेस क्या करेंगे? ऐसी बेटे इसके ऑपोजिट, अगर प्रॉफिट ऑन सेल आपने इनकम बढ़ा रखी है, एसेट्स की वजह से आपने इनकम बढ़ा रखी है, आप इस इनकम को हटाओ, उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाओ, उस इनकम को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर दिखाओ। ठीक है ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपकी प्रॉफिट से निकल के आ गई। ये ऊपर वाला जो टेबल है ये आपका प्रॉफिट से निकल के नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने हटा दिया, हमने ऐड बैक कर दिया। नॉन जो हमने एक्सपेंस और कैश वाली एक्टिविटी थी ना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि कैश में नहीं गए या ऑपरेशन के नेचर के नहीं है, हमने उसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया। और अगर कोई प्रॉफिट हुआ था जो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं था, हमने उसको लेस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है सर हमें इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अब मेरी बात सुनो, ये प्रॉफिट के अंदर आपको अगर ट्रेड रिसीवेबल, अगर कोई आपको कुछ एसेट बढ़ा घटा, उसके अंदर ये कुछ नहीं आया। सर एसेट बढ़ा घटे का क्या मतलब? बेटे जब आपकी बुक्स खोली थी ना, आपकी बुक्स जब बनी थी, आपने बुक्स ओपन करी, आपका ओपनिंग स्टॉक था कितना? 10,000 रुपये। हाँ, अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 रुपये। मतलब आपने 10,000 का स्टॉक और लिया, आपने 10,000 का स्टॉक और खरीदा, आपका 10,000 का स्टॉक बच गया था, मतलब 10,000 का स्टॉक आपका बढ़ गया। आपने इस 10,000 के स्टॉक को खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए होंगे। हाँ, हमें वो माइनस करना है। ठीक है, इसको इधर आप देखो, इन ऐसे कोई भी करंट एसेट अगर होते जो हमारे करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब हमने उस एसेट को बनाने के लिए हमने कैश दिया होगा। हाँ, जैसे बेटा ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट टाइम मेरा ट्रेड रिसीवेबल था 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये मेरे को लोगों से लेने थे, बट अब मेरे को 1.5 लाख 1.5 लाख रुपये लोगों से लेने हैं। तो मैंने जो 50,000 वो 50,000 मेरे को कैश मिला? नहीं मिला। वो मेरे से ले गए, ट्रेड रिसीवेबल मेरे से माल ले गए। उसको लेस करो, उसको लेस करो। हमारे अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं ना,
मतलब मेरा कैश उसमें ब्लॉक हो गया और ज़्यादा। हमारा अगर करंट एसेट्स बढ़ गया तो हमारा कैश ब्लॉक हो गया और ज़्यादा। जो भी हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट्स है उसको हम माइनस कर देंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि करंट एसेट्स बढ़ा तो हमारा कैश कैश क्यों माइनस करें, क्योंकि हमारा कैश ब्लॉक हो गया उसके अंदर। सर ऐसे अगर हमारा करंट एसेट डिक्रीज हो जाता तो हम ऐड बैक करते। हाँ भाई हाँ, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल लास्ट टाइम 1 लाख रुपी था और अब मेरा ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रह गया, तो मतलब मेरा ट्रेड रिसीवेबल जो मेरा डेटर है उसने मेरे को 50,000 रुपये दे दिए। उसने मेरे को 50,000 रुपये दे दिए, मेरा कैश बढ़ गया, मेरा कैश बढ़ गया। उसने मेरे को कहा, मेरे पास मेरा दिमाग खराब, मेरे दिमाग में ऐसी बात, पहले मेरे को तेरे से 1 लाख रुपए लेने थे विनोद, मेरे को तेरे से 1 लाख रुपए लेने थे। आज जब मैं बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूँ तो मेरे को तेरे से सिर्फ 50,000 लेने हैं, मतलब तू मेरे को 50,000 दे चुका है विनोद, वेरी गुड। ठीक है सर, डिक्रीज इन करंट एसेट भी हमें समझ में आती है, ज़्यादा नाटक मत करो। ठीक है, ऐसे बेटे हम दूसरी साइड पे आते हैं लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, पहले मेरे से किसी ने 1 लाख रुपए लेने थे पहले। अब कोई प्रमोद है, प्रमोद ने मेरे से 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। अब मेरे से उसने 2 लाख रुपए लेने हैं, मैं उसका 1 लाख रुपए का माल खा गया, मैंने उसका 1 लाख रुपए का माल ले लिया। पहले उसको मेरे से सिर्फ 1 लाख रुपए लेने थे, अब उसको मेरे से 2 लाख रुपए लेने हैं, मैंने उसका 1 लाख रुपए अपने पास रख लिया। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हो रही है, मतलब किसी और का पैसा मेरे पास आ गया, किसी और का पैसा मेरे पास है अभी, मेरे को उसको पैसा देना है बट मैंने दिया नहीं, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब पैसा मेरे पास ही पड़ा है। अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, मेरे को किसी को पैसा देना था, स्टार्टिंग में मेरे को तेरे को 1 लाख देना था, अब मेरे को सिर्फ तेरे को 50,000 देना है, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब मैं तेरे को 50,000 रुपये दे चुका हूँ, मैं तेरे को 50,000 रुपये दे चुका हूँ। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, बेटा लाइबिलिटी कम हो रही है मतलब मैं उसको पैसा दे चुका हूँ, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब मैंने किसी से पैसा लिया। समझ में आती है बेटा इतनी बात? इसी को हम वापस एसेट में करें, मेरा एसेट बढ़ रहा है, मेरे को लोगों ने पैसा नहीं दिया, मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है, मेरे को लोगों ने पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा लोगों के पास पड़ा है, मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है, मेरा लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं, मेरा करंट एसेट कम हो रहा है। हाँ, मेरा करंट एसेट कम हो रहा है, मेरे को लोगों ने पैसा वापस कर दिया, मेरा करंट एसेट, मेरा ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, तुमने मेरे को पैसा दे दिया, मेरी जान में जान है, करंट एसेट कम हो रहा है, तुमने मेरे को पैसा दे दिया। ठीक है सर, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया इसके ऊपर, बट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना था। अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो आज की क्लास वर्थ है, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है तो आज की क्लास वर्थ है। ओके, हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हम अब आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। हैं, इतनी जल्दी? बेटा हम आपकी नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं। अब अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, अब आपको लिखना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है सर, हम रेडी टू टेक योर चैलेंज, वी आर रेडी टू टेक योर चैलेंज। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन, लोन्स एंड एडवांस लिए, लोन्स एंड एडवांस गिवन, हमने लोन्स एंड एडवांस दिए, फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम, हमने सप्लायर को लोन एंड एडवांस दिया, या हमने एम्प्लॉय को लोन एंड एडवांस दिया, या हमने अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन एंड एडवांस दिया। ये बेटा किस नेचर का होना चाहिए? मैंने अपने सप्लायर को जो लोन एंड एडवांस दिया, वो मेरा सप्लायर है, वो मेरे को माल सप्लाई करता है, मैंने उसको लोन एंड एडवांस दिया कि वो मेरे को आगे जूते देगा, आगे मेरे को वो जूते देगा आगे, या तो अगर वो जूते नहीं देगा तो मेरे को उस जूते, वो जो उसने मेरा पैसा दबा के रखा उस पर वो मुझे इंटरेस्ट देगा, बट वो मेरा सप्लायर नेचर का है, मेरा वो रॉ, मैं उससे माल खरीदता हूँ। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय को अगर लोन दिया, मैंने अपनी पॉलिसी बना रखी है, मैं अपने हर एक एम्प्लॉय को 3 महीने की सैलरी एडवांस दूंगा जो मेरे साथ 2 साल तक काम करेगा। बेटा ये एम्प्लॉय को पैसा देना मेरा ऑपरेशन है, एम्प्लॉय को जो मैं अपनी सैलरी दूंगा ये ऑपरेशन है। वो पॉलिसी देख के, वो अपनी पॉलिसी देख के कि मेरे को 2 महीने का एडवांस मिलेगा, वो मेरे साथ काम करता रहा तो मैं उसको लोन एडवांस दे रहा हूँ। ये लोन एडवांस ऑपरेशन नेचर का होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नेचर का होना चाहिए? सोचो बेटा, सोचो, सप्लायर को जो हम पैसा दे रहे हैं वो ऑपरेशन नेचर का होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नेचर का होना चाहिए? सोचो, हमने उसको लोन एडवांस दिए, सोचो ये क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी, ये आपके लिए इजी है। अगर हमने सब्सिडरी कंपनी को लोन एडवांस दिया, हमने लोन एडवांस उसको दिया तो पक्का हमने इन्वेस्टमेंट करी अपनी सब्सिडरी के अंदर, सब्सिडरी कंपनी आपके लिए इजी है। अब हम ये आंसर देखिए, सप्लायर को जब आप पैसा दोगे तो ये ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है आपका सप्लायर, वो हमेशा ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा।
एम्प्लॉयज़ को अगर आपने पैसा लोन एडवांस दिया तो वो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, आपके ऑपरेशंस का वो पार्ट है। आपने उसको लोन एंड एडवांस एक एग्रीमेंट के तहत दिए गए, अब अपने ऑपरेशन में उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है सर, ये हमें नहीं पता था, आपने बताया, थैंक यू। ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी एंड डिविडेंड रिसीप्ट। बेटा इन्वेस्ट हमने सब्सिडरी को कुछ पैसा दिया, कौन सा नेचर का है ये? सर ये बहुत ईजी है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, ये बहुत ईजी था, थैंक यू। आगे डिविडेंड पेड फॉर द ईयर। बेटा डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, डिविडेंड पे किया हमने, हमने किसी को पैसा डिविडेंड दिया, हमने डिविडेंड दिया, ये किस नेचर का होना चाहिए? सर ये फाइनेंसिंग नेचर का होगा। हमने किसी से शेयर कैपिटल फाइनेंस करवाई थी, हमने प्रेफरेंस कैपिटल फाइनेंस कराई थी, हमने उनको डिविडेंड दिया, तो फाइनेंसिंग नेचर का है, हमने अपने फाइनेंस वालों को पैसा दिया। ठीक है, अगर हमने शेयर रिडीम कर दिए होते तो भी सर फाइनेंसिंग नेचर का, उसको पैसा वापस जा रहा है। ठीक है, आगे ओ माय गॉड, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। सर ये टीडीएस क्या है? बेटा आप टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अभी आप जॉब करोगे ना बेटा पता चलेगा आपको। ठीक है, ये सर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने इनकम कमाई है, इन्वेस्टमेंट पे आप इनकम कमाओगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके ऊपर अगर टीडीएस कटा है बेटा वो ऑपरेशन में चला जाएगा, वो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। नहीं नहीं सर, वो इन्वेस्टमेंट में ही रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। बेटे आपने एडवांस दिया था सप्लायर को कि मेरे को तू इस महीने, इस साल, इस तारीख तक तू मुझे सामान बेच दे, भेज दे, और ये जो मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ इसके ऊपर तो मुझे इंटरेस्ट भी देगा। मेरा सप्लायर बेटा थोड़ा गरीब था तो मैंने उसको पैसा दे दिया कि तू बैंक से पैसा मत ले, तेरे को 10% 12% देना पड़ेगा वहाँ पे, तू मेरे से पैसा 8% पे ले ले। सप्लायर को मैंने बोला, मेरे सप्लायर खुश, कहता हाँ मेरे को पैसा दो, मैं आपको इंटरेस्ट 8% पे दे दूंगा। मैंने कहा ओके। अब ये सप्लायर मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, पहले बात बताओ सप्लायर ऑपरेटिंग नेचर का? हाँ सर, सप्लायर मेरा ऑपरेटिंग नेचर का है। इस पर अगर मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, इस सप्लायर को मैंने पैसा देकर इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। बेटा सप्लायर आपका ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सप्लायर अगर आपका ऑपरेटिंग है तो बेटा 90% बच्चे गलत करके आएंगे, मार्क माई वर्ड्स, 90% बच्चे गलत करके आएंगे। सप्लायर मेरा ऑपरेटिंग नेचर का है, उस पर अगर मैंने इंटरेस्ट अर्न किया उसके टीडीएस को मैं ऑपरेटिंग नेचर का ही बोलूँगा। ठीक है सर, ठीक है सर, हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ पढ़ के, हमें थैंक यू आपने बताया। बेटा ये आपको अगर मोटी मोटी बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है। अब हम थोड़ी सी अलग बात कर रहे हैं, हम थोड़ी सी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। सारे प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हम थोड़ी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बेटा आप समझ रहे हो, बिजनेस जब चलता है तो क्या वो नॉर्मल चीज़ों पे चलता रहता है? सामान आ रहा है, बिक रहा है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, जिंदगी भर यही चलता रहेगा, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती क्या? बेटे मेरे स्टॉक में आग लग गई, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उनका क्या कहते हैं, उसका काम था, कपड़े का काम था, बॉम्बे अहमदाबाद जगह से कपड़े आते थे, हम दिल्ली में काम करते थे चांदनी चौक के अंदर। हाँ सर, तो बेटे उनके पास बहुत सारा माल में, वो अपने 1975 में उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था। ठीक है, हाँ सर, उनके उनके माल में ना आग लग गई, उन हमारे गोडाउन के अंदर बेटा आग लग गई थी, हमारे जो जो कपड़ा पड़ा था ना सारा जल गया था। बट मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था, उस समय भी उन्होंने बेटा इंश्योरेंस ले रखा था। वो मेरे पापा बताते कि जब वो इंश्योरेंस वाला चेकिंग करने आया, देखा कि हाँ कितना माल बच गया, सारी चीज़ें हमारे घर में हुई थी। हाँ ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये जब क्या कहते हैं, ये जब मेरा इन्वेंट्री जला था, इससे जो मेरे को इंश्योरेंस वालों ने पैसा दिया, इससे जो इंश्योरेंस वालों ने पैसा दिया, ये मेरा ऑपरेटिंग नेचर का है। सर आपका जो बिजनेस है वो इंश्योरेंस लेना देना तो है नहीं, तो ये ऑपरेटिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। बेटा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, आपका माल जल गया, अगर आप इस माल को बेचते और इससे अगर कुछ अर्न करते तो वो ऑपरेटिंग नेचर का होता? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ। तो बेटा अभी अगर ये माल जल गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इंश्योरेंस वालों ने आके इसका पैसा दे दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग नेचर का ही है। हाँ सर, ये देखो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ और प्रॉफिट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। हाँ सर, हमें आपकी बात समझ में आती है। ठीक है बेटा, अगर ये मेरा कोई फिक्स एसेट होता, मेरी कोई मशीनरी जल जाती,
मेरी कोई मशीनरी जल जाती तो उसका अगर मैं इंश्योरेंस लेता, अगर बेटा कोई गाड़ी अगर मेरी चोरी हो जाती, वो मेरा क्या ऑपरेशन में उसका इंश्योरेंस मिलता, मेरा ऑपरेशन के अंदर आता? नहीं 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 नहीं, कार आपकी इन्वेस्टमेंट में था तो उसको इन्वेस्टमेंट में लेके जाओ ना, उसको यहाँ पे क्यों घुसा रहे हो ऑपरेशन के अंदर? बेटा ये देखो, अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो उसको हम इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो बोलेंगे। हाँ सर, हमें बात ये भी समझ में आती है, बहुत अच्छी सर, ये हमारे तो ज्ञान ज्ञान के पर्दे आपने खोल दिए। हाँ सर, अभी आपको इतना समझ में आता है, अभी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको समझ में आती है? इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपके एमसीक्यू के अंदर। आगे बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है बेटा? कैश फ्लो फॉर टैक्स पेमेंट। हमने टैक्स देना, गवर्नमेंट को टैक्स देना, आपका किस पे डिपेंड करता है? आपके ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, किस पे करता है आप ये बताओ? आपके ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। जो आप टैक्स दे रहे हो, आप जो टैक्स दोगे गवर्नमेंट के खाते में आप टैक्स जमा कराओगे, वो आपकी ऑपरेशन की इनकम या उसके लॉस पे डिपेंड करता है। लॉस पे नो टैक्स, घबराना नहीं। अगर आपकी इनकम हो उस पर आप टैक्स दोगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सर, हमने एक और टैक्स के बारे में बहुत एमसीक्यू देखे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी। हमने सर इसके बारे में बहुत देखा है। ये वाला टैक्स भी हमारा ऑपरेशन नेचर का है। बेटा आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है सर? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है सर? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो, लॉजिकली वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होना चाहिए। अगर आप डिविडेंड देते ही नहीं तो वो टैक्स आता ही नहीं। हाँ, तो ये जो डिविडेंड अगर आप टैक्स दे रहे हो ना बेटा, डिविडेंड टैक्स यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल, डिविडेंड टैक्स is recognized as a financing activity। बेटा ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट नेचर का हो कुछ, ठीक है, देखो, कैश फ्लो फॉर टैक्स पेमेंट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग फ्लो शुड बी क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग फ्लो रिस्पेक्टिवली। सर, हमें इसका, ये आपने मेरे को फाइनेंसिंग के रिलेटेड एक टैक्स बता दिया, आप हमें एक इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड टैक्स बताओ। बेटा आपका एक पर्टिकुलर कैपिटल गेन टैक्स होता है। आपने कोई ज़मीन खरीदी, आपने उस ज़मीन को बेचा, तो आपने अपने एसेट्स को बेचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद आपके पास पैसा आ गया, जिसने आपको ये पैसा भेजा ना ज़मीन खरीदने पे। एक हमारा सेक्शन है 194 IA, वो सेक्शन क्या बोलता है कि ये जो ज़मीन आपने अगर 50 लाख से ऊपर की किसी को बेची ना, तो जो आपको पैसा देगा वो 1% उस पैसे का काट लेगा। बेटे अगर 10 करोड़ रुपए दे रहा है वो मुझे 10 करोड़ रुपए दे रहा है, तो 10 लाख रुपए वो टैक्स काट लेगा और वो सीधा गवर्नमेंट को जमा करा देगा मेरे नाम से। टैक्स टीडीएस का मतलब ये है कि उसने मेरी तरफ से मेरा टैक्स जमा करा दिया, टैक्स डिडक्ट करके उसने जमा करा दिया गवर्नमेंट को मेरा पैन वैन दे के। ठीक है, ये जो टैक्स कटा, ये जो टीडीएस कटा मेरा जो एसेट के ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट नहीं था। सर, हमें टैक्स भी समझ में आता है, थैंक्स अ लॉट। एक और चीज़, ये बात सारी क्लियर होगी। आप हमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा आप हमारा ध्यान बताइए। जैसे आपने डिप्रिसिएशन बताया कि जो नॉन कैश है, ऐसे और कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंस हो सकते हैं, आप हमें वो क्लियर करवाओ। चलो बेटा हम पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहली बात बेसिक, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम एड बैक कर रहे थे ऑपरेशंस का कैश फ्लो निकालने के लिए। हाँ सर, ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड होगा उसमें कभी भी नॉन कैश आइटम नहीं आएगी। जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हम ऐड बैक कर देंगे, अगर नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है ऐड बैक कर देंगे, या ऐसी कोई इनकम है जो नॉन कैश नेचर की है उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, दीज ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम नॉन कैश को हम डिस्क्लोज करते हैं, करते रहेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने किसी को बोनस शेयर इशू कर दिए, मैंने 1+1 शेयर इशू कर दी, मैंने एक शेयर वाले को एक शेयर फ्री में बांटा, मैंने एक शेयर वाले को एक शेयर फ्री में बांटा। बेटा कुछ कैश का फ्लो हुआ, कैश आया, बोनस शेयर इशू करने से कैश आया? नहीं आया। बेटा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैंने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे हुए हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड पे आके ये डिबेंचर्स इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो गए, ये डिबेंचर्स को मैंने इक्विटी दे दी। बेटा कैश, ये कन्वर्जन में कहाँ कैश को, नो कैश, कैश आया ही नहीं। बेटा नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नो कैश इज इन्वॉल्व। हम कोई कैश ले ही नहीं रहे, ना कोई हम दे रहे। अगर हम कोई कैश ले रहे होते कि आपको कन्वर्ट करने पे हम आपसे 1-1 रुपये पर शेयर लेंगे, तो बेटा वो 1 रुपये ही हम लिखते, सिर्फ 1 रुपी ही हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी लिखते।
हाँ सर, हमें समझ में आती है। एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लाइबिलिटीज। हैं, ये क्या है? अब मेरी बात सुनो, मेरी कंपनी के अंदर मेरी कंपनी के अंदर मैंने कोई ऐसा मैंने क्या करा, एक एक शेयर होल्डर मेरी कंपनी के अंदर आ रहा है, ठीक है। मेरा वो शेयर होल्डर आया, वो अपने साथ ज़मीन लेकर आया, वो अपने साथ एक ज़मीन या अपनी एक मशीनरी लेकर आया। वो मेरी को कहता, मेरे को आप मेरे मैं आपसे पैसे नहीं दूंगा शेयर्स के, आप मेरे को अपनी कंपनी का मालिक बनाओ, इसके बदले मैं ये वाली ज़मीन आपको दे रहा हूँ। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। मैं अपनी ज़मीन लेकर आया, ये ज़मीन आप ले लो और आप इस ज़मीन के बदले मुझे अपनी कंपनी में कुछ शेयर्स अलॉट कर दो। हाँ, बेटा कंपनी को ललचाहट महसूस हुई, वो जो ज़मीन थी ना वो हाईवे पे थी। हाँ, तो ज़मीन ने फटाफट हड़प ली वो ज़मीन और उसको कहा तू शेयर्स ले ले, तू शेयर्स ले ले। बेटा इसमें कैश का आदान-प्रदान, इनफ्लो आउटफ्लो कैश का हुआ? नहीं सर, हम बुद्धू नहीं बनेंगे, हम इसको कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है। एक्विजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय मीन्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा जो मर्जर एंड एक्विजिशन होता है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन को आप छोड़ दीजिए, आप मर्जर अगर कर रहे हैं, चलो मर्जर, आप एक्विजिशन भी ले लो, आप दोनों, मैं आपको दोनों एग्जांपल देता हूँ। आप एक्वायर करने जा रहे हो कंपनी को, इन्फोसिस ने कोई यूएस कंपनी को एक्वायर किया अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर। हाँ, अब बेटा उसका एक्वायर करने का तरीका क्या है? जो यूएस कंपनी है, इन्फोसिस उसको डॉलर देकर आ रही है, लो मेरे से 800 करोड़ रुपए डॉलर ले लो, मेरे से 800 करोड़ रुपए, उसको कन्वर्ट कर देना डॉलर में, वो मेरे से ले लो। ऐसा कर सकती है? हाँ। या तो उसने क्या किया, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उसको इन्फोसिस इंडिया के शेयर अलॉट कर दिए। हमने उसको कहा आप पैसे मत लो, आप हमारी कंपनी के शेयर ले लो, आप इस शेयर को मार्केट में बेचोगे, आपको 800 के क्या 850 करोड़ मिल जाएंगे। जो वहां के बंदे थे उन्होंने कहा हाँ बात तो एक ही है, कहाँ से इतना सारा कैश लेके आए, आप शेयर ले लो और धीरे धीरे करके मार्केट में निकालते रहना, और आपको ओनरशिप भी बनी रहेगी, आपके डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको उस कंपनी में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता रहेगा। ऐसा ही बेटा मर्जर और एक्विजिशन दोनों में शेयर्स दिए जाते हैं। या तो हम कैश कैश एक्विजिशन, कैश लो और निकलो यहाँ से, या तो ऐसे होता है, या तो हम उसको शेयर्स इशू कर देते हैं। अगर बेटा हमने उसकी कंपनी को एक्वायर किया और उसको हमने शेयर्स दे दिए, कैश का कोई इनफ्लो आउट हुआ? नहीं नहीं, नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, बेटा आपको समझ में आ गया, हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी पेन निकाल लो, अगर आपको समझ में आता हो तो आप कर लो, अगर आपको समझ में आता है तो कर लो, बट हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड को समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा जिसको समझ में आता है वो कर ले। हाँ सर, हमें ये वाला मेथड समझाओ। बेटा पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। शेयर कैपिटल क्या होता है आपको पता है, डिवेंचर्स क्या होता है, अनपेड इंटरेस्ट, ये सारी, गुडविल क्या होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर क्या है। इसमें देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो कैश रिलेटेड, क्या शो द रिलेटेड आइटम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट if discount on issue of debenture amounting rupees 10,000 rupees has been written off during the year। सर हमें समझ में नहीं आता, बेटा मैं समझा रहा हूँ ना, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपको समझा रहा हूँ। हमने इनडायरेक्ट मेथड में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के। सर इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस लिया आपने, झूठ बोला हमसे। अब देखो बेटा, ये जो प्रॉफिट आता है ना, वो उठ के बैलेंस शीट में चला जाता है, तो इतना तो आपको पता है। हाँ सर, ये 90,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिख रहा है इस साल के अंदर, हम इस पीरियड का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, हमें 90,000 का प्रॉफिट दिखना है। ओके सर, ये 90,000 आपने स्टार्ट कर दिया। बेटा ये 90,000 का प्रॉफिट है, मेरे पूरे साल का प्रॉफिट है, मेरे 90,000 प्रॉफिट है? नहीं बेटा, 50,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, 20x1 में जो आपको 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब इस साल मैंने 50 से लेकर 90 तक ले गया प्रॉफिट को। पहले मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व और प्रॉफिट थे 50,000 के, अब वो 90,000 के हो गया, तो मैंने इस साल 40,000 कमाए। हाँ सर, ये देखो सर, मैंने 50,000 माइनस कर दिए, 50,000 माइनस कर दिया मैंने, 50,000 माइनस कर दिया मैंने। हाँ सर, आपने 50,000 माइनस कर दिया, हमें समझ में आता है आपने क्यों 50,000 माइनस की। ठीक है, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, ऑपरेटिंग में खर्चा क्या क्या होना चाहिए। हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आ रहा है, ये 90,000 कैसे आया होगा, हम बैलेंस शीट और लाइबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, मैं बैलेंस शीट को देख रहा हूँ, 15% डिबेंचर, हाँ 15% डिबेंचर, मतलब इस 5 लाख के ऊपर हमने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा पिछले साल। बेटा अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा तो मतलब दिया है, कंपनी अच्छी है, इसका मतलब हम ये निकालते हैं। ठीक है, इस 90,000 को निकालने के लिए मैंने 5 लाख रुपए के ऊपर 15% दिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में 15% चार्ज किया होगा।
और दिया भी हो क्या पता, ठीक है, चार्ज किया हो क्या पता, मैंने उनको थोड़ा बहुत कम दिया हो, ठीक है, हाँ ठीक है, कि मैं अगले साल दे दूंगा थोड़ा सा, हाँ। इस 90,000 के अंदर ही 15% तो पक्का माइनस हुआ, मेरे को पता है, ठीक है। अनपेड इंटरेस्ट, बेटा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना था 15%, उसमें कुछ इंटरेस्ट देखो यहाँ से बढ़ गया, हमने अनपे कर रखा है ये इंटरेस्ट 5,000 रुपये का, हाँ सर हमें समझ में आ रही है। सर यहाँ पे जाओ, एसेट्स के अंदर जाओ बेटा, गुडविल, गुडविल थी 1,15,000, जो रहेगी 90,000 की। इसका क्या हो, हमने ये गुडविल 1,90,000 की, 1,15,000 की जो हमारी गुडविल थी, वो सिर्फ 90,000 की रहेगी। मतलब हमने 25,000 को इस प्रॉफिट से लेस किया होगा। हमने एसेट को कम कर दिया, हमने प्रॉफिट को कम, हमने राइट ऑफ कर दिया एसेट को। एसेट को खत्म कैसे करना होता है, हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में उसको काटा मार दिया, हमने उसको, एसेट हमारा कम हो रहा है, हमने उसको काटा मारा, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, हमने गुडविल कम कर दी, कम करने का तरीका, हमने गुडविल कम कर दिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस से काटा मार दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से लेस किया होगा, हमने 90,000 में गुडविल को लेस किया होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बेटे डिस्काउंट दिया हमने डिबेंचर इशू करते समय ना, हमने ये जो डिबेंचर से, डिबेंचर इशू, सर डिबेंचर इशू होए कि नहीं होए, बेटा 5 लाख से, ये आप देख रहे हो 5 लाख से 15% डिबेंचर 7.5 लाख हो गए। ओह ठीक है सर, ये 7.5 लाख मतलब हमने 2.5 लाख रुपए रेस किए। प्राइमा फेसी आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने 2.5 लाख रुपए रेस किए, बट आप इधर जब देख रहे हो ना, आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया उनको उस पैसे को रेस करने में। कितना डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, बेटा यही तो क्वेश्चन है, अभी हम इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी सर हमें बताओ, इस प्रॉफिट में हमें गुडविल को ऐड करना चाहिए, क्योंकि गुडविल इज अ नॉन कैश आइटम, हम इसको ऐड कर दें। बेटा गुडविल अमोर्टाइजेशन देखो, ऐड बैक कैसे निकाला हमने, 1,15,000 लेस 90,000 25,000, नीचे आपके पास नोट है, सर हमें नोट देके समझ में आ गया। आगे सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी तो होना चाहिए, हम 25,000 रुपये का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बढ़ गया, मतलब ये नॉन कैश, हमने हमारा नॉन कैश एक्सपेंस बढ़ गया, इसका हम क्या करें, इसको अभी आपको नहीं देखना, इसके स्पेसिफिक में देखो नीचे लाइन दे रखी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंट रिटर्न ऑफ, वो कह रहे हैं हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 10,000 रुपये को राइट ऑफ कर रखा है, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट को कितने से राइट ऑफ किया, बेटा इस डिस्काउंट से इस डिस्काउंट पे अभी हम जाएंगे, बट इसने बोला हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 10,000 रुपये राइट ऑफ हुआ, हम उस 10,000 को ऐड बैक कर रहे हैं, सर लॉजिक बनता है, हम ऐड बैक कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 से एक 15 हुआ, इसकी हम बात अभी करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो नीचे लाइन लिखी है इसको देख के हमने ऐड बैक कर दिया, 25,000 से आपने गुडविल प्रॉफिट में से लेस करी थी, हमने उसको ऐड बैक कर दिया, आपने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया था 10,000 रुपये, हमने उसको ऐड बैक कर दिया, ठीक है। बेटा ये इंटरेस्ट और डिबेंचर्स मैं यहाँ से हटाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस से, क्यों सर आप क्यों हटा रहे हो ये वाले इंटरेस्ट, ये तो आपने दिया ना, हाँ बेटा ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने दिया, बट ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरा ऑपरेशन का था या मेरा फाइनेंसिंग नेचर का है, अभी हमने पढ़ा ये क्या नेचर का है, तो सर ये फाइनेंसिंग नेचर का है, हम इसको फाइनेंसिंग नेचर के अंदर लेके जाएंगे, हाँ ये आएगा कैश फ्लो के अंदर, बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है हमारी, ये उसके अंदर आएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आया था वो 75,000 को लेस करके तो प्रॉफिट आया होगा ना, जब आपने इंटरेस्ट दिया, हाँ सर ये हम ऐड बैक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऐड बैक कर दी, हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, इतना हमने ऑपरेशन से पैसा कमाया, थैंक यू सर। ये प्रॉफिट के अंदर हमने नॉन कैश आइटम को लेस कर रखा था, हमने ऐड बैक कर दिया, और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने ऐड बैक कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और नॉन कैश आइटम आपका गुडविल अमोर्टाइजेशन या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। सर हमें अब बताओ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने समझ में आ गया, आप थोड़ा सा आगे हमें बताओ, अब इसके आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेटा इसमें इन्वेस्टमेंट नेचर का कोई एक्सपेंस दिख, कोई इनफ्लो आउटफ्लो दिख रहा है, बेटा इन्वेस्टमेंट नेचर का कोई इनफ्लो आउटफ्लो दिख ही नहीं रहा, वो बनेगा ही नहीं, हाँ। सर आप फाइनेंसिंग के बारे में बताओ, फाइनेंसिंग का मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 लाख से 7.5 लाख हो, 15% डिबेंचर, मैं 2.5 लाख रुपए इनफ्लो लिख दूं, मैं 2.5 लाख रुपए इनफ्लो लिख दूं, मैं 2.5 लाख रुपए इनफ्लो लिख दूं, हाँ सर लिखो, आप अब 2.5 लाख रुपए इनफ्लो लिखो, नहीं 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 2.5 लाख रुपए इनफ्लो नहीं है, आपने इस पे कोई डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिया, उसको हमें लेस करना है,
ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, 2,15,000 कहाँ से आ गया। देखो बेटा मेरी बात सुनो, आपका 2.5 लाख रुपए आपको समझ में आता है, 2.5 लाख रुपए आपने रेस किए थे। हाँ सर, ये वाली बात हमने नीचे नोट में देखी, प्रोसीड फ्रॉम डिवेंचर 7.5 लाख रुपए लेस 5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपीज हमारे रेज होने चाहिए, हमें इतना ही समझ में आता है, हमें आगे की बात आपकी समझ में नहीं आती। अब देखो नीचे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या है, 35,000। ये 35,000 कैसे आया सर, 90 से 1,15,000 जाने में तो 25,000 रुपये का होता है, तो ये 35 कैसे आया। मेरी बात सुनो, ये जो 10,000 रुपये था ना, ये आपने राइट ऑफ करे थे, तो ये 90,000 जो यहाँ पे था, अगले साल ये राइट ऑफ करने के बाद 80,000 होना चाहिए था। इतना आपको समझ में आता है। ये 90,000 को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को। ओवर द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन पीरियड ऑफ द डिबेंचर्स वी विल राइट ऑफ द 90,000 रुपी। हम उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उस धीरे धीरे अकाउंट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ये 90,000 2022 के अंदर सिर्फ 80,000 का रह जाना चाहिए था, हमने 10,000 पे राइट ऑफ कर दी, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बट ये 80 की जगह 1,15,000 आ रहा है, मतलब हमने 35,000 का और डिस्काउंट इशू कर दिया, जो हम आगे जाके राइट ऑफ करेंगे। हमने 35,000 का और डिस्काउंट दे दिया, ये 35,000 उधर से आया। तभी आपका जो प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर, जो एक्चुअल रोकड़ा आया ना, जो कैश आया, वो 2,15,000 आया। बेटा ये देखो, बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू शुड हैव बीन 80,000। ये यहाँ से 90,000 से अगर हम 10,000 लेस करके अगले साल में जाते ना, ये कितना राइट ऑफ हुआ है, 90 में से 10 राइट ऑफ हुआ है, वो 80,000 होना चाहिए अगले साल, बट वो 1,15,000 है। बेटा यहाँ पे लिखा है कि 80,000 होना चाहिए था एज एट 31/3 220x2 पे 80,000 होना चाहिए था। अब तो मतलब हमने फ्रेश इशू पे कितना डिस्काउंट दिया है, 1,15,000 लेस 80,000, 35,000। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात। 35,000 का में हमने डिस्काउंट दिया, तो 2.5 लाख में से लेस 35,000, 2,15,000 हमारे 15,000 हमें डिवेंचर से पैसा आया। ठीक है बेटा, हमने डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट ऊपर हमने एड बैक किया था, हम उसको फाइनेंसिंग से हम लेस करेंगे। हम फाइनेंसिंग में हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया, डिवेंचर वालों को हमने इंटरेस्ट दिया। ये सर 70,000 कहाँ से आ रहा है। बेटा ये देखो, 75,000 था, 5 लाख पे डिवेंचर का इंटरेस्ट हो 75,000, और इनको हमने अभी 5,000 रुपये नहीं दिया। ये देखो, अनपेड इंटरेस्ट क्या है, 5,000, तो हम इनको 5,000 रुपये अगली बार देंगे। इस बार मेरे पॉकेट से कितना कैश गया, ओनली 70,000। 75 की जगह सिर्फ 70,000 गया, 5,000 रुपये भी मैंने रोक कर रखा है। ठीक है, ये हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। बेटा इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड समझ में आता है, बहुत बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको ये अगर बात समझ में आती है, ये क्वेश्चन आप रिपीट करके खुद ट्राई करोगे, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है सर, बेटा ये इतनी ही बात थी। आपको कैश फ्लो समझ में आता है, आपको कैश फ्लो समझ में आता है, हमारा डायरेक्ट नेचर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है। बेटा इसके अंदर इतना ही था, हमें और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना। आपको कोई भी दिक्कत है, यू कैन मेल मी, मैं आपको फ़ोन करके आपको क्लियर करवाऊंगा आपके सारे डाउट। आप कुछ क्वेश्चन ज़रूरी ट्राई करना। बेटे ऑनलाइन क्लास में एक क्वेश्चन करा दूँ, इतने से काम नहीं होता। आप एक दो क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, आपको जहाँ पे दिक्कत आती है ना, सर कोई ऐसे पॉइंट है हमें समझ में नहीं, आप हमें फिर से समझाओ, हम फिर से समझाएंगे आपको। ठीक है, बट अगर आपको अभी ये क्लास समझ में आती है, वेल एंड गुड, इससे ऊपर आपकी सीबी के अंदर नहीं आए, हमें सर समझ में आती है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई सेशन। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ टेक्स्ट, प्लीज़ मेल मी, मैं उनसे कनेक्ट करूँगा। चलो जी, ओके जी, बाय बाय।